संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। ये जो श्री हनुमान चालीसा जी की पंक्ति है, ये बिल्कुल आज की जो किस्से है उस पर बिल्कुल फिट बैठती है। क्योंकि जो ये भाई साहब थे, बेसिकली तो ये देवी देवता को मानते थे, लेकिन हनुमान जी के प्रति इनका ज्यादा कुछ था नहीं श्रद्धा। और श्रद्धा ना होना एक बात होती है, लेकिन उससे उलट जाके धर्निकार करना वो एक अलग बात होती है। तो ये भाई साहब ने भी कुछ ऐसा ही किया, और हो सकता है कि जिस देवी देवता को ये पूजते थे उनको ये बात पसंद ना आई हो। क्या था कहानी में, चलते हैं इस कहानी के, लेकिन उससे पहले अपनी इंट्रोडक्शन। नमस्कार, मैं हूं सुनील शर्मा, आप देख रहे हैं नरेट बाय सुनील। शुरू करते हैं आज के किस्से को, लेकिन उससे पहले इंट्रो। तो जल्दी से आज का किस्सा शुरू करते हैं। ये भाई साहब थे, ये जो बेसिकली खाटू श्याम जी के बहुत बड़े भक्त हैं। और अच्छी बात है, खाटू श्याम जी अपने आप में बहुत बड़ी शख्सियत है, बहुत बड़े देवता हैं। और जिसे कहते हैं कि श्री कृष्ण महाराज जी का बिल्कुल वरदान है, और एक किस्म से उन्होंने अपना नाम उनको दिया है, तो इससे बड़ी बात क्या होगी। अब क्या होता है कि इनकी जो जिंदगी है शुरू में तो अच्छी जा रही होती है, लेकिन क्या होता है अचानक से कुछ बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस आता है। फिर नौकरी करते हैं, नौकरी में भी कुछ तरीके से इनकी एडजस्टमेंट नहीं हो पाती, और लॉस पे लॉस खाते हुए इस पॉइंट पे आ जाते हैं कि घर चलाना भी मुश्किल हो जाता है। अब इनका जो बेसिकली रोज की जो जिसे रूटीन कहते हैं वो बन चुकी थी कि भाई मैं कहीं ना कहीं पे जाके नौकरी को ढूंढूं, नौकरी मिलेगी मुझे तो घर चलेगा। जो सेविंग्स है वो भी जा चुकी है, गहने बिकने तक की नौबत आ चुकी है। घर पे और कोई कमाने वाला है नहीं, तो मैं जो है अकेला कैसे इस चीज को जो है वो फेस करूंगा। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था, सेविंग्स खत्म हो ही जा रही थी, गहने भी बिकते जा रहे थे, और अब वो इस नौबत तक आ चुके थे कि शायद अगर कुछ दिन उन्हें ना मिलती जॉब तो वो भीख मांगने तक की नौबत पर भी आ जाते। अब क्या होता है कि ऐसे ही वो किसी चौक वगैरह पर बैठे थे, और अचानक से उन्हें एक पुराना दोस्त है वो देख लेता है, और वो उनको पहचानता है और मिलता है। हेलो हाय होती है, जान पहचान तो पहले से ही थी, नेचुरली बात है, दोस्त है। फिर हालचाल पूछने के बाद पूछा जाता है कि भाई सब ठीक चल रहा है। अब इनके दोस्त है, उनका तो ठीक चल रहा था, लेकिन इनका जो है वो ठीक नहीं चल रहा था, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। खैर, ये अपनी सारी जो है दिक्कत परेशानी उनको बताते हैं, तो उनका दोस्त कहता है कि भाई नौकरी नाकरी का तो आजकल सीन खराब ही है, बहुत मुश्किल नौकरी वगैरह मिलती है, वो तो तुमको पता ही है। एक नौकरी है पर वहां पर मैं क्या बताऊं यार, वहां पर कोई बंदा टिकता नहीं है। तो ये कहते हैं कि भाई तू नौकरी बता, मैं टिक जाऊंगा, मुझे बहुत जरूरत है। वो कहते हैं नहीं यार, बात ऐसी है कि टिकेगा नहीं यार, मैं तुझे ऐसी मुसीबत में नहीं डालना चाहता। वो बेसिकली किसी मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए थे, और ये कहते हैं कि भाई तू मुझे नौकरी तो बता। कहते हैं यार बात ऐसी ही देख, वहां पर कोई हफ्ता 10 दिन या ज्यादा से ज्यादा महीना से ज्यादा नहीं टिकता। मैं तुझे नौकरी वहां पर कह दूं और बाद में तू मुझे गालियां निकाले। कहते यार नहीं गालियां निकालता, मैं जानू, मेरी किस्मत जाने, तू मुझे कम से कम बता तो सही कि ये नौकरी है कहाँ पे। तो खैर वो कहता है कि ठीक है भाई तेरी मर्जी है, लेकिन बाद में मुझे ना कहियो, कहीं ये ना हो कि भलाई करते करते बाद में तू मुझे गालियां निकाले। वो कहता है यार ऐसा कुछ नहीं होता, तू मुझे बता। चलो, अब ये एक डॉक्टर का पता बताते हैं, और एक बड़ा सा हॉस्पिटल होता है, तो वहां पर इनका जाना होता है। अब जब डॉक्टर के पास ये पहुंचते हैं और डॉक्टर को बताते हैं कि सर ये मुझे इन महाशय ने आपका नंबर दिया था, आपकी कार्ड दिया था, और इन्होंने कहा था कि एक नौकरी है। तो डॉक्टर साहब को जब आप पता बात करेंगे कि वो बेसिकली नौकरी कोई करना नहीं चाहता, तो उनको पता लग जाएगा मैं किस नौकरी की बात कर रहा हूँ। अब डॉक्टर साहब इनको नीचे से ऊपर देखते हैं कि यार बंदा तो ये बिल्कुल फिट लग रहा है, दिक्कत परेशानी वाली कोई बात नहीं है। तो ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब इसको कहते हैं कि यार बात ऐसी है भाई कि नौकरी यार तेरे लायक नहीं है, सॉरी हम आपको ये नौकरी नहीं देंगे। तो वो कहते हैं कि सर मुझे आप नौकरी दीजिए, मुझे नहीं पता, मैं कोई भी नौकरी करने के लिए तैयार हूँ, मेरी माली हालत इतनी खराब है कि मैं भीख मांगने तक की नौबत पे आ गया हूँ। तो नौकरी तो मुझे आप कोई भी दोगे मैं कर लूंगा। वो कहते हैं कि देख यार, तू रेफरेंस से आया तो मैं तुझसे झूठ नहीं बोलूंगा, वहां पर नौकरी पर ना ऐसा तो कोई टिकता नहीं है ज्यादा,
तो बाद में फिर कंप्लेन वाली बात होगी। वो कहता सर मैं जानूं मेरी किस्मत जाने, कोई कंप्लेन वाली बात नहीं होती, आप मुझे नौकरी का बताइए। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि ठीक है भाई, अब तू जाने और तेरी किस्मत जाने। तो वो कहते हैं कि भाई नौकरी है सिक्योरिटी की, सिक्योरिटी गार्ड नहीं कह सकते, देखभाल की कह सकते हैं, या जिसे कहते हैं टेक केयर करने की करते हैं, वो है थी मुर्दा घर में। अब कहते हैं कि भाई तेरी जो नौकरी है वो रात के समय की नौकरी है। रात को 7 बजे शिफ्ट शाम के खत्म होती है और सुबह जाकर 8 बजे जो है वो शिफ्ट तेरी खत्म होगी, शाम के 7 बजे से शुरू होकर। तो अमूमन ये 13 घंटे की नौकरी है, सैलरी भी कुछ जितनी एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे ये ज्यादा थी। तो जब ये सुनते हैं कि मुर्दा घर की नौकरी है तो कहते हैं बस, बस और कुछ नहीं है। तो डॉक्टर साहब कहते हैं बस क्या मुर्दा घर की? कहता हाँ, तो आपको इतना कह रहे थे कि भाई टिकता नहीं वहां पे, मेरा दोस्त तो मुझे ऐसे कह रहा था, पता नहीं क्या करना पड़ेगा। तो डॉक्टर साहब कहता है कि भाई पता तो तुझे लग जाएगा, बट फिर भी चल, हम तुझे, तू पॉजिटिव है तो ठीक है, कोई बात नहीं, तू शुरू कर नौकरी और तू कल से नौकरी ज्वाइन कर लेना। तो वो भाई कहते हैं कि नहीं भाई, मैं सर मैं कल से क्यों शुरू करूंगा, मैं आज से शुरू कर लेता हूँ, मेरी आज से तनख्वाह लग जाएगी। तो डॉक्टर साहब कहते हैं नहीं भाई, तू जाके रेस्ट कर, हमने तुझे कहा ना कि तेरी कल से नौकरी शुरू होगी, तो कल आना। तो फिर उन्होंने ज्यादा कुछ बकवासबाजी की नहीं कि भाई मैं नहीं ज्यादा कहूंगा तो क्या निकलता बंद यहाँ से, जैसे कि मैं आपसे कर रहा हूँ और आप सोच रहे होंगे कि यार जल्दी स्टोरी पे आ, लेकिन स्टोरी का प्लॉट बनाना जरूरी होता ताकि धीरे धीरे आप उसमें इन्वॉल्व हो सकें। खैर अब ये जब घर आए और घर जाके आके इन्होंने अपनी पत्नी से बात की और कहा कि मुझे नौकरी मिल गई है, पत्नी काफी खुश हुई। बाद में उन्होंने कहा कि मुर्दा घर में बनी है, तो पत्नी थोड़ी सी चिंतित होगी। तो वो कहते हैं यार क्या होगा भाई, मुर्दे ही हैं वहां पे, वो कौन सा उठ कर चलने लग पड़ेंगे। पत्नी कहती वो तो बात ठीक है, लेकिन ऐसी जगहों पे मैंने सुना है, वो कहते कुछ नहीं होता ऐसा। खैर अब ये अगले दिन के शाम का इंतजार करते हैं और जैसे तैसे करके अगला दिन आता है और ये फटाफट हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और नौकरी की अपनी पहली ड्यूटी पे। तो इनको सब कुछ समझाया जाता है कि ये देखो जी, ये मुर्दा घर है, यहाँ पर आमतौर पर रात को ड्यूटी देने का मतलब ये है कि सिक्योरिटी गार्ड तो आगे बाहर खड़ा है, लेकिन यहाँ पर तुम्हारी ड्यूटी क्या है कि रात को जो भी मुर्दा आएगा, यानी कि जिस मुर्दे को भी लाया जाएगा, उसकी रजिस्टर पर एंट्री करनी है, उसके जो हाथ के वो फिंगर, उंगलियों के फिंगर प्रिंट्स लेने हैं, एक फोटो खींचनी है। और इनका जो मुर्दों का जो वो होता है स्लॉट होता है, जो वो कैबिन टाइप होता है, वो उसमें उसको करके रख के और बाद में उसकी नंबरिंग वगैरह करनी है। और बिल्कुल ध्यान रखना है कि लाइट जो है वो 1 मिनट भी ना जाए। जनरेटर की व्यवस्था है, उसी टाइम जनरेटर ऑन वैसे ऑटोमेटिकली हो जाता है, बट लाइट बिल्कुल नहीं जानी चाहिए, क्योंकि अगर लाइट जाती है तो जो है वो जो फ्रीजर होते हैं उनमें से स्मेल आने लग पड़ेगी डेड बॉडीज की। तो वो कहते हैं रात को कौन सी डेड बॉडीज आती हैं, तो वो कहते हैं कि भाई ये मुर्दा घर है, यहाँ पर कोई वारदात होती है, वो पुलिस वाले आमतौर पर रात को ज्यादातर लेकर आते हैं। तो कहते हैं चलो ठीक है कि ड्यूटी तो ठीक है, बस यही काम करना है। और अब क्या था कि जो मुर्दा घर है, मुर्दा घर के आगे एक दीवार, यानी कि जो मेन उसके एंट्रेंस है, और जो उसके बाद मेन एंट्रेंस है, और मुर्दा घर के एंट्रेंस में एक छोटा सा गलियारा या छोटी सी एक लॉबी कह सकते हैं, जिसमें इन्होंने बैठना होता था। मुर्दा घर की उनको वो दिख रही होती है सारी जो भी है दृश्य सारा दिख रहा होता है थ्रू विंडो। और एक साथ में कंप्यूटर है जिसमें सीसीटीवी कैमरास वगैरह लगे हैं आसपास के, कोई आसपास कुछ ऐसा अनयूजुअल ना हो। अनयूजुअल मतलब कि कई बार होता है ना, जैसे डेड बॉडीज है वो मर्डर वगैरह की, या तो कोई ऐसे उसका सबूत वगैरह मिटाने को लेकर, तो दैट्स वाई उन्होंने सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए थे। खैर अब ये सारा इनको समझा दिया जाता है और पहले दिन एक डेड बॉडी आती है और पुलिस वाले उसको देख के पूछते हैं भी हाँ भाई कौन है तू? तो ये बताते हैं कि मेरी नई ड्यूटी लगी है। तो पुलिस वाला कहता है अच्छा, मतलब पिछला भी भाग गया? तो ये कहते हैं कि मतलब पिछला पिछला कौन भाग गया भाई, पिछला भी भाग गया का मतलब? कहते हैं तुझसे मैंने थोड़ा तो बात करनी है। खैर इन्होंने जो वो मुर्दे के हैं वो फिंगरप्रिंट लिए और फोटो वगैरह खींची और उसको डाल दिया उस कैबिन में। अब ये कहते हैं कि मैं जब आने लगा हूँ उस रूम से, तो अचानक से वो जो कैबिन था, ड्रॉर था, वो एकदम से बाहर निकल आया। तो मैं एकदम देख के पीछे देखा, तो देखा वो कैसे बाहर निकला। मैंने सोचा यार अभी पहली बार तो मैंने ये किया, तो हो सकता है मुझसे कोई लॉक वगैरह लगाने में गलती लग गई हो। अब ये उसको दोबारा से फिट करते हैं अंदर, और जब वो दरवाजा खोल के बंद करने लगते हैं, जस्ट एक बार बंद करके लॉक लगाने लगते हैं, फिर
अजीब सी मतलब फिर वही आवाज आती है खटखट की। तो ये जो है वो फिर से जाते हैं और देखते हैं कि वो फिर से ही दोबारा हिला हुआ है। तो ये बड़े हैरान होते हैं कि यार ये क्या चक्कर है। तो ये फिर अच्छे तरीके से लॉक लगा के और एक छोटा सा टेबल होता है उसको उसके आगे रख देते हैं, ताकि अब इनके गलती से लोग नहीं भी लगा सही तरीके से तो टेबल जो है उसको सहारा दे देगा। दरवाजा बंद करते हैं, थोड़ी सी सुख की सांस लेते हैं कि कोई आवाज नहीं आई। बाहर बैठते हैं, खाने वगैरह का प्रोग्राम होने लगता है और अचानक से फिर वही आवाज आती है। अब ये थोड़ा सा डर जाते हैं कि यार ये हुआ क्या। दोबारा से जाते हैं, दोबारा वही चीज जो कैबिन है वो निकला होता है और ये डर जाते हैं देख के। अब जैसे तैसे करके ये दोबारा अपनी कोशिश करके एक दो बार में करते हैं, उसके बाद से आवाज आनी बंद आती है और सारी रात बेचैन रहते हैं। ड्यूटी खत्म होती है और जल्दी से अपने घर जाते हैं और अपनी पत्नी से बात करते हैं। बेसिकली इन्होंने खाटू श्याम जी की जो तस्वीर है वो तो लगा रखी थी जहां पर इनकी सिटिंग थी, और इनकी जो पत्नी है वो हनुमान जी की भगत थी और ये कहते हैं कि आप ऐसा कीजिए कि हनुमान जी की जो तस्वीर है या मूर्ति है उसको भी वहां पे रख दीजिए, ताकि कोई भी दिक्कत ना हो और हमारे संकट मोचन है वो किसी भी दुविधा से दूर करेंगे। अब बात यहाँ तक तो ठीक थी, लेकिन इन्होंने थोड़ी सी बात है वो अजीब कर दी। अजीब का मतलब है कि ये कहते हैं कि यार तुझे पता तो है खाटू श्याम जी की प्रतिमा है, उनके होते मुझे हनुमान जी की क्या जरूरत है। अब जरूरत है या नहीं ये तो बात की बात है, पर मुझे लगता है कि ये जो बात है वो किसी को पसंद नहीं आई। इनकी पत्नी कहती है कि ऐसा नहीं बोलते, वो भगवान है और सर्वशक्तिमान है, शिव जी के अवतार हैं, तो इन भूत प्रेतों से तो वो निजात दिलाते ही हैं और ऐसी जगहों पर कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं। तो वो कहते हैं तुम कौन सी बातों में पड़ गई हो, लोग वगैरह सही तरह नहीं लगा होगा मुझे नहीं पता, फिर भी मैं चल समझता हूँ खाटू श्याम जी की तो है प्रतिमा मेरे पास, उनकी फोटो सॉरी है मेरे पास, तो उनके होते हुए मुझे हनुमान जी की क्या जरूरत है। चलो पत्नी समझाती है तो वो समझते नहीं है। अब इससे पहले आगे जो है वो की कहानी क्या होती है, इससे आगे बढ़ने से पहले यार आप चैनल तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं देखता हूँ कि व्यूज कंपैरेटिवली ज्यादा आ रहे हैं लेकिन सब्सक्रिप्शन है जो वो कम हो रही है, तो फिर बीच में मुझे टोकना तो पड़ेगा, क्योंकि देखो आपको है कहानी सुनने का शौक, आप अपना शौक पूरा करके चले जाते हैं, लेकिन हमारा क्या होगा भाई, सब्सक्राइब तो करेंगे ना आप, करना चाहिए। तो अगर अच्छी लग रही है वीडियो, पिछली वीडियो में अच्छी लगती है तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को आगे बढ़ने से पहले। वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, नहीं पसंद आ रहा तो डिसलाइक भी कर दीजिए, ये मेरे लिए फीडबैक होगा। और कमेंट में जरूर बताइए कि हनुमान जी को आने की जरूरत क्यों पड़ी यहां तक की कहानी के अनुसार। इसके आगे अब चलते हैं। तो ये दरनिकार कर देते हैं हनुमान जी को और उनकी शक्तियों को, और उसके आगे बढ़ के ये अब जाते हैं अगले दिन वहां पे मुर्दाघर। एक दो दिन चलता रहता है, थोड़ा बहुत हलचल इधर उधर, सिक्योरिटी गार्ड से पूछते हैं, सिक्योरिटी गार्ड कहता है नॉर्मली ऐसा कुछ होता रहता है। फिर कुछ पता करने की भी कोशिश करते हैं कि भाई जो पिछले बंदे थे उनका क्या हुआ, तो ये कुछ सिक्योरिटी गार्ड ज्यादा बताते नहीं है, वो कहते हैं भाई कुछ नहीं बस चले गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। खैर अब दो चार दिन बीतते हैं, अब थोड़ा 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 ये यूज टू होना शुरू करते हैं, और एक रात फिर दरवाजा खटखटता है बाहर से, यानी कि कोई मुर्दा लेकर आया। जब दरवाजा खुलता है तो एक नया पुलिस इंस्पेक्टर होता है, शायद किसी और इलाके का होगा, और वो उसको देख के कहता है कि तुम कौन हो, तो वो कहते हैं कि मैं नया अटेंडेंट हूँ यहाँ का। तो वो कहते हैं कि पुराने फिर भाग गए। तो फिर इनको अब नॉर्मल लगता है कि यार ये भी वैसे ही कर रहे होंगे, और कहता हाँ सर भाग गए। तो वो हंस के कहता तुम क्यों टिके हुए हो। तो फिर ये भी कहते हैं कि यार अभी तो मुझे सर 3-4 दिन हुए हैं, को हफ्ता ही हुआ मोटा मोटा। तो पुलिस अफसर हंस के कहता चलो ठीक है। अब जो वो डेड बॉडी थी वो बेसिकली एक लड़की की डेड बॉडी थी, और हालत जो उसकी है वो बड़ी खराब थी। कहने का मतलब कि उसका एक हाथ कटा हुआ था, चेहरा उसका बड़ी बुरी तरीके से छिला हुआ था, एक होता है जख्म यानी कि किसी ने चाकू मारा हो, एक होता है जला हुआ।
एक होता है शिला हुआ, यानी किसी ने मांस खींचा हो। शरीर का कुछ हिस्सा उसका जला हुआ था। और जब इसको देखते हैं तो इनको तो एक तरह से वॉमिट आने लग पड़ती है, क्योंकि इस हालत में तो बॉडी इन्होंने कभी देखी नहीं। जैसे तैसे करके ये उसको संभालते हैं। और अब पुलिस वाला जो है वो कहता है कि देख भाई, सीधी सी बात है, सीसीटीवी कैमरा वगैरह सब पर ध्यान रखना है। उसका कारण ये है कि पहले तो इसकी जो हालत है बॉडी की बड़ी खराब है, दूसरा इसका जो कातिल है हम उसको पकड़ रहे हैं, इसको जलाने की कोशिश कर रहा था, तो हमने ऐन मौके पर आके बचाया। तो हो सकता है कि वो फिर से कुछ ऐसे तरीके की करे। तो आज के रात इसको किसी तरीके से संभाल, और इसके बाद हम कल मेरा एक सहयोगी आएगा और बाद में इसकी सारी सब तफ्तीश करेगा। तो वो उसको छोड़ के वहां पे चले जाते हैं। अब जब ये आगे की कार्रवाई करते हैं, यानी कि फिंगरप्रिंट्स लेने की करते हैं कोशिश, तो इनके इस लड़की के फिंगरप्रिंट्स आते ही नहीं। ये बड़े हैरान होते हैं, फोटो लेने की कोशिश करते हैं और फोटो काफी ज्यादा ब्लर आती है। दो तीन बार ये कोशिश करते हैं तो ये डॉक्टर साहब को फोन करते हैं बाद में कि डॉक्टर साहब ऐसा हो रहा है कि मैंने दो तीन बार कोशिश की है फिंगरप्रिंट्स लेने की, फिंगरप्रिंट्स लिए नहीं जा रहे, और साथ के साथ ही मैं इनकी फोटो खींचने की कोशिश कर रहा हूँ, फोटो काफी ब्लर आ रही है। डॉक्टर साहब जो है वो एक दो मिनट चुप होते हैं, तो फिर वो कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, तू ऐसा कर, रहने दे, हम इसके कल ले लेंगे फिंगरप्रिंट्स वगैरह। तो कल मैं एक जो है वो एक बाकी और जो है स्पेशलिस्ट भेजूंगा किसी और मुर्दा घर से, हो सकता है कि तुझे प्रॉब्लम आ रही हो। तो ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब ऐसी बात नहीं है, बाकी चार पांच मुर्दे तो आ ही गए हैं इस दौरान, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई, तो इसमें खास तौर पे आ रही है। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कई बार बेटा आ जाती है प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, मैंने तुझे कह दिया ना, तो बस इसको रख दे वहां पे, बॉडी को संभाल के जिस तरीके से रखते हैं प्रिजर्व करके, मैं कल कर दूंगा। अब ये भी खुश हो जाते हैं कि यार डॉक्टर साहब तो बड़े कोऑपरेटिव है, मजा आ गया अभी बात करके डॉक्टर साहब से, इन्होंने कोई मुझे लगा डांट डपट हो जाएगी। अब फोन कट करते हैं और ये जो बॉडी है उसको बिना देखे, मतलब उसको पहले उसके ऊपर कपड़ा डालते हैं, चादर डालते हैं, और उसको कैबिन के अंदर वो जो है वो रखते हैं ड्रॉर के अंदर। अब जब वापस आते हैं, मतलब मुड़ते हैं और दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं, तो अचानक से वो जो ड्रॉर है खुल जाता है। अब वो देखते हैं तो फिर सोचते हैं कि यार फिर पहले दिन वाला काम हो गया। खैर, ये ड्रॉर को दोबारा से बंद करने लगते हैं, लेकिन ये देखते हैं कि उस लड़की से की बॉडी से चादर जो है वो निकली हुई थी। ये देख के थोड़े असमंजस में बढ़ जाते हैं कि यार चादर कैसे निकल सकती है। और अब जो वो चेहरा था ना वो भी थोड़ा सा अजीब, पहले तो छिला हुआ था ना, वो नीला पड़ रहा था। तो ये सोचते हैं कि हो सकता है कि बॉडी अब डिकम्पोज होना शुरू हो रही है तो नीला पड़ रहा है। फिर से ये दोबारा उस पर चादर रखते हैं और उसको दरवाजे को बंद करते हैं। बंद करने के बाद जब ये दरवाजे पर आके दरवाजा खोल के बैठते हैं अपने कैबिन में, और थोड़ा टाइम ही होता है तो फिर से आवाज आती है। इस बार की आवाज बहुत तेज होती है। ये जल्दी से डरते हैं और फटाफट ये दरवाजा खोलते हैं, और क्या देखते हैं कि सामने जो वो बॉडी है वो ड्रॉर से बाहर निकली हुई है और साइड पर गिरी हुई है। ये देखकर इनकी हालत है जो काफी ज्यादा खराब हो जाती है। बड़ी मुश्किल से ये सोचते हैं कि मैं आगे जाके उसको रखूं, लेकिन ये अभी सोच ही रहे होते हैं कि बॉडी बिल्कुल तरीके से गिर जाती है, पूरी तरीके से गिर जाती है। और ये बड़ी अजीब बात थी, क्योंकि जो ड्रॉर था वो पूरी तरीके से खुला नहीं था, तो ऐसा नहीं है कि बॉडी लुढ़क के गिर जाएगी। अब इनके जो प्राण है वो तो निकल जाते हैं एक किस्म के, लगभग लगभग। ये दरवाजा खोल के बाहर भागते हैं, सिक्योरिटी गार्ड को कहते हैं कि आप फटाफट अंदर आइए, एक बॉडी है वो गिर गई है, मुझे अब समझ नहीं इसको कैसे उठाना है। सिक्योरिटी गार्ड आते हैं और वो बॉडी को जैसे तैसे करके रखते हैं ऊपर, और उसके बाद दरवाजे को बंद करते हैं। अब ये सिक्योरिटी गार्ड को सारी कहानी बताते हैं। सिक्योरिटी गार्ड कहते हैं कोई बात नहीं, इतिहास से कई बार जैसे ऐसी बुरी हालत में बॉडीज आती हैं तो होता है। मैंने मजाक में कहते हैं, मैं तो पहले कहता हूँ यहाँ पर टिकता कोई नहीं है, तुम कहते थे कोई बात नहीं, अब देखा ना, इसलिए तो मैं कहता हूँ कि यहाँ पर ऐसी चीजें होती रहती हैं। खैर, अब ये हो जाता है सब कुछ। अगले रात को ये वापस अब जब जाते हैं तो वहां पर एक स्पेशल अटेंडेंट आता है जो जिसने फिंगरप्रिंट्स वगैरह करने होते हैं। तो ये
जाते हैं, बॉडी को निकालते हैं। अब जो अटेंडेंट है वो फिंगरप्रिंट लेने के लिए लेट से उसका दायां हाथ निकालता है, तो वो कहता नहीं 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 नहीं, रहने दो, इसका दायां हाथ कटा हुआ है, इसका बायां हाथ है। तो वो जब चादर ऊपर करता है तो उसका दायां हाथ होता है वहां पे। अब वो ये देख के हैरान हो जाते हैं कि भाई इसका वो दायां हाथ कटा हुआ था, ये कहाँ से आ गया। वो कहता है यार वैसे तुम्हें, कहता है यार ऐसे ही लगने की बात थोड़ा, मैंने खुद देखा है। अब इन दोनों में बहस होनी शुरू हो जाती है। बहस होनी शुरू हो जाती है तो ये कहता तुझे नहीं विश्वास आता ना, उस इंस्पेक्टर का नंबर जो है वो है तेरे पास। वो कहता मेरे पास नहीं, कहता मैं डॉक्टर से पता करता हूँ। डॉक्टर से पता किया, डॉक्टर ने उस इंस्पेक्टर को फोन किया और इंस्पेक्टर से कंफर्म किया कि सर इसका दायां हाथ था कि नहीं। वो कहता नहीं था। कहता मैंने तो ये कहता है, कहता ये उसका तो दायां हाथ है। अब इंस्पेक्टर भी हैरान हो जाता है कि दायां हाथ कहाँ से आ गया, भाई वो तो कटा हुआ था। खैर अब ये जब दोनों चीज होती है तो दोनों देख के डर जाते हैं। अब ये दोनों इस चीज पर कर ही रहे होते हैं तो एक आदमी जो है वो सिक्योरिटी गार्ड को बाहर से वो धक्का धुक्का देख के अंदर आता है और उस बॉडी की तरफ बढ़ने लगता है। ये दोनों उसको देख लेते हैं और उसको पकड़ लेते हैं और वो ऊंचे ऊंचे चिल्लाने लगता है, इसको इसको जला दो, इसको जल्दी से जला दो। अब ये सारा मंजर जो है बड़ा अजीब होने लग पड़ता है कि क्यों जला दे भाई, कौन है। तो जो सिक्योरिटी गार्ड है वो तब तक वो पुलिस इंस्पेक्टर को फोन करता है। थोड़ी देर उसको पकड़ के थोड़े से लगाते हैं, उसको कुर्सी पे बिठा के बांधते हैं। वो तब तब तक पुलिस इंस्पेक्टर आ जाता है और कहता है ये तो वही इसका कातिल है। तो वो कहता है कि नहीं मैं कातिल नहीं हूँ, मैं इसका कातिल नहीं हूँ, तो जैसे इसको जला दो, बस को फटाफट इसको जला दो, नहीं तो बहुत बुरा होगा, नहीं तो बहुत बुरा होगा। अब ये सुनते हैं तो ये सुन के हैरान परेशान हो जाते हैं कि ये जला दो, क्यों जला दो, ये कातिल है, ये चीज क्यों कह रहा है। खैर अब ये जब सब कुछ होता है तो वो दोबारा उस बॉडी की तरफ जाते हैं। अब जब उसका दायां हाथ निकालता है उसके लिए, फिंगरप्रिंट लेने के लिए निकालने लगता है तो उसका दायां हाथ है ही। अब जब दोनों एक तरफ एक दूसरे को देखते हैं डर की निगाह से, और ये दोनों देख के जल्दी से बाहर की तरफ भागते हैं कि अब कुछ खराब हो चुका है। जैसे ही दरवाजा बंद करते हैं और अंदर से ऊंची ऊंची किसी औरत के हंसने की आवाज आने लग पड़ती है। ये खिड़की से देखते हैं कि वो जो बॉडी है वो धीरे धीरे रेंग कर पिछला हिस्सा उल्टा जैसे शरीर होता है वैसे, और जो मुंह है उसका बिल्कुल ऐसे इनकी तरफ देख रहा है। बड़े बड़े बाल है, आंखें इसकी उसकी देख रहा है का मतलब कि मुंह इस तरफ क्या है लेकिन उसकी आंखें नहीं है, चेहरा वैसे ही चिल्ला हुआ है और रेंगते हुए इनकी तरफ आ रहा है और इनकी चीख निकल जाती है। दोनों बाहर जाते हैं और ये ऊंची ऊंची खाटू श्याम जी का नाम लेने लग पड़ते हैं। लेकिन दरवाजा है जो वो खटखटाते जा रहा है, ये नाम लिए जा रहे हैं खाटू श्याम जी का, लेकिन कोई भी असर नहीं हो रहा। इनका जो अटेंडेंट था साथ में स्पेशल वो तो भाग जाता है, लेकिन ये बड़ी मुश्किल से दरवाजा खोलते हैं और उनको वो लेडी सामने नजर आती है। खाटू श्याम जी का नाम लिए जाने के बाद भी कोई असर नहीं पड़ रहा था। हार के ये दरवाजा बंद करते हैं और ये डॉक्टर को फोन करते हैं। डॉक्टर मानता नहीं है, लेकिन फॉर द टाइम बिंग ये उस बिल्डिंग से बाहर खड़े हो जाते हैं सिक्योरिटी गार्ड के पास और उसको सारी कहानी बताते हैं और सिक्योरिटी गार्ड भी कहता है कि तुम मत जा। जैसे तैसे करके अगली शाम होती है, सुबह होती है और ये घर पे जाके सारी कहानी बताते हैं। तो इनकी पत्नी कहती है कि मैंने तो कहा था ना कि हनुमान जी की फोटो साथ में रखो, हनुमान चालीसा करो। तो ये कहते हैं कि खाटू श्याम जी भी तो है मेरे पास। तो उनकी पत्नी कहती है कि बात ये नहीं है कि खाटू श्याम जी हैं, वो भी सर्वोपरि हैं। बात यह है कि आपने हनुमान जी का तिरस्कार किया और अपने भगवान का तिरस्कार होते हुए खाटू श्याम जी कैसे देख सकते हैं। और ये आपके लिए सबक है कि ऐसा नहीं है कि खाटू श्याम जी की है और आप हनुमान जी को, ठीक है आपकी श्रद्धा थी खाटू श्याम जी पर, वो तो ठीक है, लेकिन आपने हनुमान जी को उनकी शक्तियों को दरनिकार किया कि नहीं नहीं मैं नहीं। तो अब इनके जो पति है इनको थोड़ा सा महसूस होता है और ये सोचते हैं कि ये तो बात ठीक है, लेकिन वो आदमी जो कातिल है इसका, वो क्यों बार बार कह रहा था कि इसको जला दो, जल्दी से इसको जला दो। अभी अगले दिन थाने चले जाते हैं जहां पर वो इंस्पेक्टर वगैरह से मिले होते हैं और उससे दोबारा मिलते हैं और उनको कहते हैं कि वो आदमी, वो सारा इंस्पेक्टर बताता है ये पकड़ा हुआ हमने। तो वो कहते हैं कि बस मैं 2 मिनट मिल सकता हूँ उससे। अब हवालात में था तो मिलने दिया। अब उसको कहते हैं कि तू ये क्यों कह रहा था कि वो तूने इसका पहली बात है कत्ल क्यों किया और दूसरी बात तू उसको जला क्यों रहा था, ये बार बार तू उसके पीछे क्यों पड़ा है कि उसको जलाना जल्दी से जल्दी। तो इसके जो वो आदमी था वो कहता है कि मैंने इसका कत्ल नहीं किया, ये मेरी बेटी थी।
और मैं इसको इसलिए जलाने के लिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर भूत है, इसके अंदर एक प्रेत का वास है जिसने इसको पहले मारा। अब वो इस जब तक शरीर को जलाया नहीं, राख नहीं करेगा, तो ये शरीर में वो दिखेगा। तो फिर अब ये कोरिलेट कर रहे थे कि हाँ दिखा मुझे भी। ऐसा उसने सब कुछ बताया तो उसने कहा कि मैं हाथ जोड़ के बेनती करता हूँ, मुझे मौत की सजा देनी है दे दो, लेकिन कम से कम इसको जलाओ जल्दी से ताकि वो खत्म हो। अब कहते हैं कि ये बात तो कोई मानेगा नहीं, ना पुलिस इंस्पेक्टर मानेगा, ना ये कोई डॉक्टर मानेगा। खैर अब ये अपना मन जो में डर लेकर अगले रात को जाते हैं, जब भी उसकी बॉडी पड़ी हुई थी। अब हनुमान जी हैं जो वो साथ में इनके प्रतिमा थी, और पहले जाके अब इन्होंने हनुमान जी और खाटू श्याम जी के आगे नमन किया, उनके फोटो के आगे, और खाटू श्याम जी के आगे माफी मांगी कि खाटू श्याम जी मैंने आपके भगवान की जो है निरादर किया उससे मैं माफी मांगता हूँ, और हनुमान जी के आगे भी विनती की कि जो ये चीज है मुझे इससे बचाओ। खैर अब कुछ थोड़ा देर हुआ, ये थोड़ा सा सुस्ता रहे थे तो अचानक इनकी जाग खुलती है, और जब ये देखते हैं एक जो कैमरा है इनके जो पीछे होता है ना, पीछे से इनको अपना बैग दिख रहा होता है, अचानक उसकी तरफ नजर पड़ती है तो दिखता है कि इनके पीछे एक औरत खड़ी हुई है, वही औरत जो वो थी। एकदम ये तहक जाते हैं, अचानक से पीछे पीछे देखते हैं, पीछे कोई है नहीं। अब ये एकदम से वो विंडो की तरफ देखते हैं, वो देख वहां पर देख के उनको हंस रही थी, और वो कह रही थी कि मुझे जलाओगे, मेरे बाप से मिल रहा है, अब मुझे जलाओगे कैसे, वो तो मारा जाएगा, साथ के साथ ही तू भी मारा जाएगा। ये सुनने की देर थी तो इन्होंने ऊंची ऊंची खाटू श्याम जी और हनुमान जी के नाम जपना शुरू कर दिया, उनका नाम चैंट शुरू करना करना शुरू कर दिया, हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया, आंखें बंद की और कहा कि अब खाटू श्याम जी के बारे में कि हारे का सहारा है तो, और हनुमान जी के बारे में कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। थोड़ी देर ये करते रहे करते रहे करते रहे, और जब इन्होंने आंखें खोली तो सब कुछ नॉर्मल हुआ था। फिर से एक बार बाहर से दरवाजा खटकता ही डर जाते हैं, लेकिन अब इनमें हिम्मत आ चुकी थी क्योंकि खाटू श्याम जी और हनुमान जी जो है वो अब इनके साथ थे। दरवाजा खोलते हैं और पुलिस जो है वो बाहर आती है, और पुलिस आती है अंदर, वो कहती है कि कल हम सुबह इस बॉडी को लेकर जाएंगे, इसके लिए हम तुम्हें बताने आए हैं क्योंकि जो भी है सब कुछ हो चुका है और कल इसको जला दिया जाएगा। और कुछ ही घंटों की बस अब बात है। तो लेकिन अब इनके लिए कुछ इतना मायने रह नहीं गया था क्योंकि सर्वशक्तिमान खाटू श्याम जी और हनुमान जी जो थे वो अब इनके साथ थे। जैसे तैसे करके समय बीतता है, कुछ घंटे हैं जो बीतते हैं, और अगले दिन उस बॉडी को वहां से निकाला जाता है और उसका संस्कार कर दिया जाता है। अब ये जब होता है तो ये फिर से उनके पिता के पास मिलने जाते हैं और वो पूछते हैं कि मैंने गलती की थी लेकिन मैंने अपनी गलती सुधार ली है, लेकिन ये हुआ क्या था कि इसमें कैसे प्रेत आया और ये किस तरीके से पोजेस हुई। तो उन्होंने कहा कि इसने गलती से कहीं काला जादू सीखने की शिक्षा उस चीज में चल चल पड़ी थी, और वो अपने किसी एक दोस्त जो सहेली थी बेसिकली उससे बहुत ज्यादा जेलसी करती थी, और जैसे तैसे करके किसी तांत्रिक के वश में आके खुद भी थोड़ा बहुत सीखा था उसने, कोशिश की कि किसी प्रेत को जो है वो उसके पीछे लगाया जाए, लेकिन जो वो लड़की थी वो खुद खाटू श्याम जी की भक्त थी और उनके आगे वो टिक नहीं सका प्रेत, और अब उस प्रेत को तो शिकार चाहिए था, तो उस प्रेत ने इसको ही शिकार बना लिया और मेरे सामने वो तड़प तड़प के मर गई। और मैं इसलिए कहता था कि उस प्रेत को इस बॉडी से निकालने के लिए इसको फटाफट जलाना जरूरी है, नहीं तो ये जिंदा लाश के रूप में नुकसान पहुंचाएगी। खैर अब कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि मैं बचूंगा नहीं बचूंगा, लेकिन इतनी तसल्ली है कि जो संस्कार है वो हो गया और ये चीजों का अंत होगा। मैंने अपनी बेटी खो दी, लेकिन ये एक शिक्षा भी है कि कभी भी ये काले जादू वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, तांत्रिक के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। खैर अब इन्होंने उससे बात की, थोड़ा सा अफसोस भी किया और एक नई सीख भी मिली कि ठीक है, हम किसी भी देवता को, परमात्मा को, अल्लाह को, ईश्वर को, यीशु को, सबको मानते हैं, सबको, किसी को भी एक एक कमरा होता मानना चाहिए, लेकिन दूसरी शक्ति का जो है वो निरादर नहीं करना चाहिए कभी भी।
और साथ के साथ ही वीडियो को देखे और सब्सक्राइब किए बिना निकल जाए, वो भी नहीं करना चाहिए भाई। वैसे गुनाह तो नहीं है, लेकिन यार हमें मोटिवेशन मिलती है। तो फिर से एक बार रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो। कैसे लगी आपको ये कहानी? और इसका जो सोर्स है कहानी का, मुझे किसी ने भेजी नहीं है, ये मैंने एक आर्टिकल से पढ़ी थी और अच्छी लगी मुझे। और जैसा कि आपको चैनल का नाम भी पता है, इट्स रेड बाय सुनील। और इसमें मैं सुनाता हूँ किस्से, कहानियां, डर के, क्राइम के, वेird कहानियां, किस्से। तो जहां से मुझे कुछ अच्छा सोर्स मिलता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि वो आपके सामने रखूं। क्योंकि कहानियां कई बार आपने कई जगह सुनी होती है, लेकिन सुनाने का तरीका कई बार आपको पसंद या ना पसंद आता है। तो हो सकता है कि यहाँ पर आपको पसंद है, ना पसंद भी आ सकता है, तो डिसलाइक का बटन तो है ही। खैर, आपको ये कहानी कैसी लगी आप इसको दर्ज कर सकते हैं कमेंट के रूप में। और अगर आपके पास कोई कहानी है या आपके आसपास हुई हो जिसको आप सुनाना चाहते हैं, तो मैंने ईमेल आईडी और अपनी इंस्टा आईडी जो है वो ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर रखी है इस वीडियो में। आप उसको देखिए और उसको आप लगता है कि भेज सकते हैं अच्छी, तो अच्छी कहानी आप भेजिए। अगर आपको लगता है कि वो लिख के नहीं भेज सकते, तो आप ऑडियो फॉर्मेट में इंस्टा में भेज सकते हैं। मेरे लिए काफी आसानी होगी सुनकर उसको नरेट करने में। खैर, अब वक्त है जाने का, लेकिन उससे पहले तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जो इससे पिछली वीडियो थी वो सेशन 1 था, पॉडकास्ट जो मैंने इस चैनल पे शुरू किया, और उसको बड़ा जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला चैनल की के हिसाब से। जितने भी सब्सक्राइबर हैं उस हिसाब से तो बहुत बढ़िया उसकी परफॉर्मेंस जा रही है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आगे भी ऐसा ही प्यार देंगे। और पॉडकास्ट की सीरीज को मैं फ्रिक्वेंटली करूंगा, क्योंकि अभी फ्रैंकली स्पीकिंग उसके लिए मेरे पास लॉजिस्टिक नहीं है और रिसोर्सेज भी नहीं है। तो धीरे धीरे बढ़ाए जाएंगे। अभी थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी स्लो होगी, लेकिन धीरे धीरे उसको बढ़ाकर फुल फ्लेज किया जाएगा, और स्टोरीज के साथ साथ रेगुलर पॉडकास्ट भी आएंगे। तो अगर आपने पॉडकास्ट वो नहीं सुना, तो मानस भाई के साथ पॉडकास्ट है, और जल्दी से आप उसको सुनिए। और एक और गुड न्यूज है, जल्दी से आप मुझे बहुत बड़े चैनल पर देखने वाले हैं, और चैनल बड़ा जबरदस्त है। वहां पर मैं फीचर करूंगा एज अ गेस्ट। तो एनी गेस, कमेंट में बताइए कि कौन सा चैनल हो सकता है वो वाला। और साथ के साथ ही इसके अलावा जो और एडवेंचर है वो भी मैं कोशिश करूंगा, क्राइम्स की स्टोरीज वगैरह भी जो काफी ज्यादा वेयर्ड होंगी। वक्त है आपसे अब विदा लेने का, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।